अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इसके अंदर प्रीवियसली हमने कैपेसिटर का टॉपिक पढ़ा और हमने ये देखा कि C इज़ इक्वल टू Q ओवर V में वो फैक्टर्स मौजूद नहीं हैं जिनके ऊपर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड करती है। सो आज हमने क्या करना है, आज हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें वो हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे जिसके ऊपर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड करती है। सो डिटेल डिस्कशन के लिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक की हेडिंग है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले हमने यहां पे इसके केस स्टडी की हेडिंग लिखनी है और साथ बनानी है डायग्राम। डायग्राम में हम शो करेंगे कि कैपेसिटर की दो पैरेलल प्लेट्स हैं इस तरह से, इन दोनों प्लेट्स में हर एक का एरिया A है और ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से एक फासले, एक डिस्टेंस के ऊपर प्लेस्ड हैं और ये डिस्टेंस D है और इन प्लेट्स के दरमियान में फिलहाल वैक्यूम मौजूद है और उसकी परमिटिविटी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट है। आपने इस प्लेट के अक्रॉस कनेक्टिंग वायर्स के जरिए से इस तरह से कनेक्शन बनाया हुआ है और ये प्लेट्स इन कनेक्शंस के थ्रू किसके साथ कनेक्टेड है, एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ये स्विच है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है। सो दैट मीन्स आपने ये सारे पॉइंट्स लिख भी देने हैं कि हम क्या कंसीडर कर रहे हैं। हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर कर रहे हैं जिसका प्लेट एरिया क्या है, प्लेट एरिया A है और प्लेट सेपरेशन क्या है, प्लेट सेपरेशन D है और इसके दरमियान में जो प्लेट्स के दरमियान में वैक्यूम है उस वैक्यूम की परमिटिविटी कितनी है, उसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट और उसकी प्लेट्स पे स्टोर्ड चार्ज कितना है, वो चार्ज है Q और उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया हुआ है आपने। दैट मीन्स ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है इन कैपेसिटर की प्लेट्स का। सो पोटेंशियल डिफरेंस आपने V अप्लाई किया हुआ है। इस वजह से कैपेसिटर की एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस स्टोर हो चुके हैं इस तरह से और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस स्टोर हो चुके हैं इस तरह से और इनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और इसकी वजह से ये चार्जेस इस कैपेसिटर की इनर प्लेट्स के ऊपर मौजूद हैं। अब हम इस सारे डिस्कशन के बाद क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं एन एक्सप्रेशन। हम एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। कौन सा एक्सप्रेशन? द एक्सप्रेशन containing the terms on which the capacitance of parallel plate capacitor depends upon। हम वो फैक्टर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं जिनके ऊपर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड करती है। सो इसके लिए अब हम अपनी अगली हेडिंग बनाते हैं और वो हेडिंग क्या है? वो हेडिंग है मैथमेटिकल डिस्कशन की। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट हमारी वो इक्वेशन होगी कैपेसिटेंस की जो प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने फाइंड आउट की। सो वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV एंड C इज इक्वल टू Q ओवर V। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हम ये बात डिस्कस कर लेंगे
कि इस इक्वेशन में वो फैक्टर्स नहीं हैं जिनके ऊपर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड करती है। यहाँ पे तो अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो चार्ज स्टोर्ड भी इंक्रीज हो जाएगा, या वोल्टेज डिक्रीज करेंगे तो चार्ज स्टोर्ड भी डिक्रीज हो जाएगा। सो इसलिए हम एक ऐसा एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं जिसमें वो फैक्टर्स हों जिनके ऊपर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड करती है। सो इसके लिए हमने डेरिवेशन करनी है, और उसमें जो पहला स्टेप यहाँ पे फॉलो करूंगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। लिखूंगा वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। नेक्स्ट ये कि अगर डेल्टा वी इस तरह से लिखा जाए कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल में से जो वी इनिशियल है उसकी वैल्यू 0 हो और वी फाइनल की वैल्यू बैटरी वोल्टेज वी के बराबर हो, तो आप डेल्टा वी की जगह पे वी भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है उसको डेल्टा आर के बजाय डी का सिंबल दे दें, तो ये एक्सप्रेशन माइनस वी ओवर डी हो जाएगा। फर्दर ये कि यहाँ पे नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस ये है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता है तो चलते हुए हर आने वाले पॉइंट के ऊपर मौजूद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू प्रीवियस पॉइंट्स की निस्बत कम होती चली जाएगी और डेल्टा वी का असर नेगेटिव आएगा। लेकिन हम यहाँ पे ये सिग्निफिकेंस नहीं बताना चाहते, हम कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। यहाँ पे रीअरेंजमेंट कीजिए, डी इधर डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी ई डी इज इक्वल टू वी या फिर v इज इक्वल टू ई डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और हमने क्या करना है, इसे इक्वेशन 1 में पुट करना है। सो लिखिए पुट इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन रही है, ये बन रही है c इज इक्वल टू क्यू बाय v की जगह के ऊपर v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लीजिए, उसकी इक्वेशन पुट कर लें तो ये बन जाता है c इज इक्वल टू क्यू ओवर ई डी। दिस इज आवर इक्वेशन 3। फिर आप यहां पे रेफरेंस दीजिए फ्रॉम थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ वी नो दैट। हमें गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन से एक बात पता है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ between two oppositely charged parallel plates is sigma by epsilon naught। यहाँ पे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है और इसकी जो वैल्यू है वो हम इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट करते हैं, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट एरिया। इसी रेफरेंस से इसके यूनिट्स कूलम पर मीटर स्क्वायर भी होते हैं। और जो एप्सिलॉन नॉट है वो तो हम जानते ही हैं कि वो क्या है, वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। सो इस इक्वेशन को इक्वेशन 4 का नाम दीजिए और आप कहिए पुट इन इक्वेशन 3। आप इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, क्या होगा, इक्वेशन 3 बन जाएगी c इज इक्वल टू क्यू ओवर ई डी की जगह पे q ओवर e की जगह पे क्या प्लेस किया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट d, या फिर q ओवर सिग्मा d ओवर एप्सिलॉन नॉट, या फिर c इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय सिग्मा d ओवर एप्सिलॉन नॉट, या फिर q मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ओवर सिग्मा d, और c इज इक्वल टू q एप्सिलॉन नॉट ओवर सिग्मा d। दिस इज आवर इक्वेशन 5। नेक्स्ट ये कि चूंकि हम जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला c इज इक्वल टू क्यू बाय ए होता है, तो अगर a उस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर लें तो इक्वेशन बन जाती है q इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स a। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। पुट इन इक्वेशन 5। सो इक्वेशन 5 क्या बन जाती है, ये बन जाती है c इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा d इज इक्वल टू सिग्मा a एप्सिलॉन नॉट ओवर सिग्मा d। सिग्मा सिग्मा से कैंसिल आउट, सो c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट बाय d। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 7 एंड इट represents the capacitance of parallel plate capacitor
when vacuum is present between them. So if some dielectric material is placed between plates of the capacitor having relative permittivity of epsilon r, we get, अगर तो इस कैपेसिटर के दरमियान में जो आपने मीडियम प्लेस किया है वो एप्सिलॉन आर की परमिटिविटी रखता है और प्लेट्स के दरमियान में वैक्यूम मौजूद नहीं है, तो इक्वेशन नंबर 7 एक और फॉर्म गेन कर लेगी। और वो फॉर्म क्या है? वो फॉर्म है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाय डी। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when some dielectric medium is present between the plates of capacitor। इस इक्वेशन को 8a का नाम दे रहा हूँ। डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम इस एप्सिलॉन नॉट के साथ यहाँ पे एप्सिलॉन आर भी लिख देंगे। दैट मीन्स इस प्लेट्स की दरमियानी स्पेस के ऊपर क्या मौजूद है? एक मीडियम मौजूद है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। हम ये बात भी जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर को मिला के हम परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिख सकते हैं, जिसके लिए एप्सिलॉन का सिंबल यूज होता है या फिर एम भी लिख लिया जाता है। सो इस वजह से सी मीडियम का एक्सप्रेशन इस तरह भी लिखा जा सकता है ए एप्सिलॉन बाय डी या फिर एप्सिलॉन के साथ एम लिख लीजिए। दिस इज आवर इक्वेशन 8b। सो इक्वेशन 8a या फिर 8b से हम वो फैक्टर्स डिस्कस कर सकते हैं जिनके ऊपर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड करती है। तो हेडिंग डालते हैं द फैक्टर्स ऑन विच द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन। सो पहला फैक्टर है C is directly proportional to A, so that means area of plates। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, एरिया जितना ज्यादा कैपेसिटेंस उतनी ही ज्यादा। नेक्स्ट फैक्टर है कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। सो D is डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। डिस्टेंस और कैपेसिटेंस का इनवर्स रिलेशन है। सो डिस्टेंस जितना कम कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा। और थर्ड फैक्टर है वो है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर का प्रोडक्ट या फिर C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन एम। दैट मीन्स मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। सो प्लेट्स के दरमियान में जो मीडियम है उसके ऊपर भी कैपेसिटेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन फैक्टर्स के ऊपर ये वैल्यू क्यों डिपेंड करती है। जरा डायग्राम पे दोबारा गौर कीजिए। बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कैपेसिटर के साथ अटैच हैं और यहाँ पे इस जगह के ऊपर मजीद पॉजिटिव चार्जेस इस साइड पे और नेगेटिव चार्जेस इस साइड पे मौजूद हैं, जिनको बैटरी इस डायरेक्शन में पुश कर रही है ताकि वो इन प्लेट्स के ऊपर जा सकें। लेकिन कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर मौजूद पहले से जो चार्जेस हैं वो इनको वापस बैकवर्ड पुश कर रहे हैं क्योंकि उनकी रिपल्सिव फोर्सेस हैं, इसलिए मजीद चार्जेस यहाँ पे इन प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया लार्ज कर दें इस तरह से, और अब यहाँ पे इस तरीके से वायर्स कनेक्टेड हों, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो पहले से मौजूद पॉजिटिव चार्जेस इन प्लेट्स के ऊपर हैं इस तरह से, वो एक दूसरे से पहले की निस्बत ज़्यादा फासले के ऊपर चले जाएंगे। जब ये ज़्यादा फासले के ऊपर चले जाएंगे तो इनकी रिपल्सिव फोर्सेस वीक हो जाएंगी और बैटरी जो इस तरफ एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा के रखे हुए है
वो इस फोर्स को यूटिलाइज करते हुए यहाँ पे मजीद चार्जेस डिपॉजिट कर देगी इस तरह से। सो नतीजा क्या होगा कि एरिया बढ़ाने से कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। अब दूसरा फैक्टर डिस्कस करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कम करने से क्या होता है। अब मैं दोबारा से यही प्लेट्स ड्रॉ करता हूं, लेकिन अब मैं इनका एरिया उतना ही बना रहा हूं जितना कि पहले है। तो ये सेम वही प्लेट्स हैं, उतने ही फासले के ऊपर मौजूद हैं। इनमें से एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिटेड हैं और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस डिपॉजिटेड हैं इस तरह से। और यहाँ पे जो बैटरी के कनेक्टेड टर्मिनल्स हैं उनमें मजीद चार्जेस यहाँ पे मौजूद हैं, और वो चार्जेस क्या चाहते हैं कि वो चार्जेस इन प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाएं, क्योंकि उन चार्जेस के ऊपर बैटरी ने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई की हुई है। अब आप क्या करो, आप इन प्लेट्स को करीब ले आओ। किस तरह से? इस तरह से। जब आप इन कैपेसिटर्स की प्लेट को एक दूसरे के करीब लाओगे तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि इन चार्जेस के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स वो भी स्ट्रांग हो जाएगी कि क्योंकि कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है? वो होता है Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। सो डिस्टेंस कम किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगी। सो अब ये जो चार्जेस हैं जो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर मौजूद हैं, इनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ गई हैं और ये आपस में ज़्यादा टाइटली बाइंड हो गए हैं। सो इनकी बाइंडिंग फोर्स बढ़ने की वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा कि ये जो सिमिलर चार्जेस हैं जो एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्सेस लगा रहे थे और वापस पीछे भागना चाहते थे, इनके वापस पीछे की तरफ फोर्स लगाने की वजह से नए चार्जेस यहाँ पे डिपॉजिट नहीं हो पा रहे थे। सो अब चूंकि ये चार्जेस अट्रैक्टिव फोर्सेस में खुद ही बाइंड हो गए हैं, सो बैटरी ने जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे अप्लाई की हुई है, बैटरी उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को यूज करते हुए क्या करेगी? कैपेसिटर्स की इन प्लेट्स के ऊपर मजीद चार्जेस डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगी। सो इस तरीके से कैपेसिटर की इन प्लेट्स के ऊपर यहाँ पे मजीद चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे। सो कैपेसिटेंस जो है वो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जो थर्ड फैक्टर है कि कैपेसिटेंस डिपेंड करती है मीडियम प्लेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पे, तो इसके लिए चूंकि बुक में अलग हेडिंग बनी है, सो इसको फिलहाल मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। ओके जी, इक्वेशन नंबर 2 और कैपेसिटेंस के फाइनल इक्वेशन को मिला के लिख रहा हूँ। Q ओवर V इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। फिलहाल मीडियम के चेंज से आने वाला कैपेसिटेंस में चेंज डिस्कस नहीं होगा, सिर्फ एरिया और डिस्टेंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस आने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इस तरीके से मैं एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस वोल्ट मीटर के ऊपर कुछ रीडिंग्स आएंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ? सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि फिलहाल बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी इज कनेक्टेड। सो अब आप अगर C इज इक्वल टू Q ओवर V इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाय D के फार्मूले में चेंजेस डिस्कस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि V इलेक्ट्रिक फील्ड से लिंक्ड है इस तरीके से E इंटू D, और E का फार्मूला गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन से सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट है। साथ एप्सिलॉन R भी लिख दें क्योंकि फिलहाल हम मीडियम चेंज को डिस्कस नहीं कर रहे। और इसके अलावा जो सिग्मा है इट इज़ चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट एरिया, क्यू कैपिटल या स्मॉल कुछ भी लिख लें। अब पहली बात, अगर आप एरिया बढ़ाते हैं तो एरिया बढ़ाया है आपने, उससे मज़ीद चार्जेस डिपॉजिट हुए हैं, लेकिन चूंकि बैटरी का वोल्टेज V ही है और कैपेसिटर की प्लेट्स पे आने वाला इक्विलिब्रियम वोल्टेज भी V ही है, सो ना V ने तब्दील होना है ना E ने तब्दील होना है। सो ये वाला फैक्टर तो तब्दील नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने V को तब्दील नहीं होने दिया, तो इसका मतलब है चार्ज बढ़ जाएगा और कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि बैटरी यहाँ पे इन प्लेट्स के ऊपर मज़ीद चार्जेस डिपॉजिट करवा देगी। अब यहाँ पे एक और बात भी नोटिस करने वाली है
कि चूंकि यहाँ पे इस फैक्टर में एरिया बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ने तो तब्दील होना नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ने तब्दील नहीं होना तो सिग्मा ने भी तब्दील नहीं होना। सो अगर आपने सिग्मा को कांस्टेंट रखना है तो एरिया बढ़ाने पे अगर आप चार्ज की वैल्यू को भी बढ़ा दो, जो कि ऑटोमेटिकली खुद ही होगी, तो ये दोनों इंक्रीमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और ना सिग्मा तब्दील होगा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड तब्दील होगी, ना पोटेंशियल तब्दील होगा। पोटेंशियल तब्दील नहीं हुआ, चार्ज मजीद डिपॉजिट हो गया है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या कर गई है, वो इंक्रीज कर गई है। सो इसका मतलब है फिलहाल वोल्टमीटर की रीडिंग्स तब्दील नहीं होंगी। नेक्स्ट, अब मैं ये केस डिस्कस कर रहा हूं इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस तब्दील करने से आने वाले इफेक्ट्स को स्टडी कर लेते हैं। अब अगर मैं दोनों प्लेट्स को करीब ले आता हूं, दैट मीन्स डी की वैल्यू को कम कर देता हूं, तो अभी भी कैपेसिटर वोल्टेजेस ने तब्दील नहीं होना, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में बैटरी वोल्टेजेस के बराबर होता है। सो ये वैल्यू तब्दील नहीं हो रही और आपने डिस्टेंस को कम कर दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी ताकि इनका प्रोडक्ट V कांस्टेंट रह सके। और E बढ़ रहा है, इसका मतलब है यकीनन सरफेस चार्ज डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी के इंक्रीज करने का एक ही तरीका है कि मजीद चार्ज डिपॉजिट हो जाए, क्योंकि एरिया तो तब्दील नहीं हो रहा। सो अगर आप डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को कम करते हो तो चार्ज मजीद डिपॉजिट हो जाता है और इस केस में भी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं वो केस जिसमें बैटरी डिस्कनेक्टेड होगी। सो बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। हमने क्या किया है, हमने ओपन सर्किट कर दिया है। सो इस ओपन सर्किट की वजह से अब चार्जेस कहीं मूव नहीं कर सकते और इक्वेशन अभी भी वही है, C इज इक्वल टू Q ओवर V इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाई D, जहां पे V ED के इक्वल है, E सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन R के इक्वल है और सिग्मा चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट एरिया के इक्वल है। अब पहली बात ये कि इस इक्वेशन में जो चीज तब्दील नहीं हो सकती वो है चार्ज। ये वैल्यू तब्दील नहीं हो सकती। सो अब अगर आप ऐसा करते हो कि आप एरिया बढ़ा देते हो, तो एरिया बढ़ाने से सिग्मा की वैल्यू कम हो जाएगी और सिग्मा की वैल्यू कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि वोल्टमीटर शो कर रहा है इस जगह के ऊपर अटैच्ड वोल्टमीटर, तो वो वोल्टमीटर के ऊपर आने वाली रीडिंग भी डिक्रीज कर जाएगी। अब V डिक्रीज होगा तो इसके डिक्रीज करने से कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को कम कर दूं, सो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के कम होने से क्या होगा, यहां पे चूंकि ना अब एरिया तब्दील हो रहा है ना चार्ज तब्दील हो रहा है, सिग्मा तब्दील नहीं होगा, सिग्मा तब्दील नहीं होगा तो E की वैल्यू तब्दील नहीं होगी। तो अब अगर यहां पे डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है तो V की वैल्यू क्या करेगी, वो भी डिक्रीज कर जाएगी और V की वैल्यू में आने वाली कमी की वजह से कैपेसिटेंस की वैल्यू अब भी इंक्रीज ही करेगी। डियर स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन नंबर 7 लिखी थी। इक्वेशन नंबर 7 थी C वैक्यूम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और इसके अलावा हमने C मीडियम के लिए इक्वेशन नंबर 8A लिखी थी और वो थी A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाय D, दैट इज इक्वेशन 8A। अगर हम यहाँ पे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करें, हम ये लिखें इक्वेशन 8A डिवाइडेड बाय इक्वेशन 7, तो क्या टर्म बनेगी, ये बनेगी C मीडियम डिवाइडेड बाय C वैक्यूम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाय D डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट बाय D। जो टर्म्स तब्दील नहीं हो रही आप उनको कैंसिल आउट कर लें तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन R इज इक्वल टू C मीडियम ओवर C वैक्यूम।
आप इस इक्वेशन को कोई भी नेक्स्ट नंबर दे दें। यहाँ पे हमें एप्सिलॉन आर के लिए एक नया एक्सप्रेशन मिला है। पॉइंट टू बी नोटेड के रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन आर के लिए हम जो प्रीवियस रिलेशंस डिस्कस कर चुके हैं वो हैं एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम। इसके अलावा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू ई वैक्यूम ओवर ई मीडियम। इसके अलावा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू वी वैक्यूम ओवर वी मीडियम। और इसके अलावा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सप्रेशन हमने रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए पहले ही पढ़े हुए हैं और अब हमें यहाँ पे एक नया एक्सप्रेशन मिला है। इसे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ साथ इस इक्वेशन के रेफरेंस में एक नया नाम भी दिया गया है और वो नाम क्या है? वो है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम दिया गया है? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब हमने इस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करना है। क्या होगी इसकी डेफिनेशन? यहां से पढ़ लेते हैं। ये टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रेशियो को। तो यहां पे लिख लेते हैं रेशियो ऑफ, इस टर्म को रीड आउट कीजिए, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट capacitor when some dielectric is present between its plates। दूसरी टर्म क्या है? 2 कैपेसिटेंस of the same capacitor सेम कैपेसिटर से क्या मुराद है? आपने कैपेसिटर का प्लेट एरिया और उसकी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स की वैल्यू को तब्दील नहीं किया। सो हमने यहाँ पे उसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जब उसके दरमियान में क्या मौजूद है? वैक्यूम मौजूद है। सो बिटवीन इट्स प्लेट्स टू कैपेसिटेंस ऑफ द सेम कैपेसिटर व्हेन वैक्यूम is present between its plates, इस टर्म को पढ़िए, is called, आप इस टर्म को रीड आउट कर लीजिए, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो डेफिनेशन रीड आउट कर रहा हूं। The ratio of capacitance of a parallel plate capacitor when some dielectric is present between its plates to the capacitance of the same capacitor when vacuum is present between its plates is called dielectric constant। So यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक और उसकी डिटेल डिस्कशन कंक्लूड होती है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ MCQs प्रैक्टिस करते हैं। आज का हमारा पहला MCQ है 2 पैरेलल प्लेट्स 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। सो जो प्लेट एरिया है वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब पावर होती है तो वो प्रीफिक्स की भी पावर होती है। प्रीफिक्स सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻² और ये स्क्वायर 10 की पावर का भी है, इसलिए ये बनेगा 10⁻⁻² का स्क्वायर और साथ होगा मीटर का स्क्वायर। सो जो प्लेट एरिया है वो है 5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मिलीमीटर। डिस्टेंस 2 मिलीमीटर है, मिली प्रीफिक्स है, उसकी जगह पे -3 लिख दीजिए। सो ये डिस्टेंस है। फ्रॉम ईच अदर इन वैक्यूम टू फॉर्म अ कैपेसिटर, व्हाट इज इट्स कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस का फार्मूला A∈0/D होता है अगर कैपेसिटर की प्लेट्स में कोई मीडियम मौजूद नहीं है तो, जैसे कि इस केस में है वैक्यूम कहा गया है। एरिया ऑफ प्लेट्स है 5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है?
वो है 2 इंटू 10⁻³ मीटर। सबसे पहले तो मीटर स्क्वायर को मीटर⁻⁻² से कैंसिल आउट करें और कैलकुलेटर पे सॉल्व करें। आंसर होगा 2.2125 इंटू 10⁻12 और यूनिट्स क्या होंगे? ये यूनिट्स होंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है? वर्क का फार्मूला F.D है, यहाँ से न्यूटन मीटर जूल के इक्वल आता है। सो डिनोमिनेटर में बन गई टर्म जूल और ऊपर मौजूद है कूलम स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, कूलम इंटू कूलम ओवर जूल, या फिर आप इसको लिख लीजिए कूलम मल्टीप्लाइड बाय कूलम ओवर जूल। सिर्फ इस टर्म को एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कूलम डिवाइडेड बाय जूल पर कूलम। अब वोल्ट का फार्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। सो वोल्ट जूल पर कूलम के इक्वल आएगा, ये बन जाएगा C डिवाइडेड बाय V। सो फर्दर यूनिट जो बन जाता है वो बन जाता है कूलम पर वोल्ट, और कूलम पर वोल्ट किसके इक्वल होता है? वो फैरेड के इक्वल होता है, क्योंकि फार्मूला है C इज इक्वल टू Q बाय V, जो बता रहा है कि फैरेड इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट। सो ये फार्मूलाज हैं जिनको हमने यूज करके डेरिवेशन करनी है। सो आंसर आता है C इज इक्वल टू 2.2125 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। यहाँ पे 10⁻⁻12 को अगर प्रीफिक्स की सूरत में लिखें तो ये बन जाएगा 2.2125 पिको फैरेड। दैट इज आवर ऑप्शन बी। नेक्स्ट MCQ है 2 पैरेलल प्लेट्स ईच ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। सो अभी भी एरिया उतना ही है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इस तरीके से दोबारा से कन्वर्ट होगा कि सेंटी का भी स्क्वायर है और ये बनेगा 5 इंटू 10⁻² मीटर का स्क्वायर, या फिर 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मिलीमीटर। सो जो अब डिस्टेंस की वैल्यू है वो 4 मिलीमीटर है, जिसको आप 4 इंटू 10⁻⁻4 -3 मीटर लिखोगे। फ्रॉम ईच अदर इन वैक्यूम टू फॉर्म अ कैपेसिटर, व्हाट इज इट्स कैपेसिटेंस? तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अभी वही है, A ε0 बाय D, और एरिया कितना है? एरिया उतना ही है 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन की वैल्यू भी उतनी है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 4 इंटू 10⁻³ मीटर। सो स्टूडेंट्स, हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया है तो कैपेसिटेंस यकीनन हाफ हो जाएगी। सो अगर आपको पहली वैल्यू पता है तो आप उसका एग्जैक्टली हाफ कर लें, ये बनेगी 1.10625 इंटू 10⁻12 फैरेड, या फिर 1.10625 पिको फैरेड्स। इसके अलावा आप इस टर्म को कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट इज आवर ऑप्शन ए। नेक्स्ट MCQ है 2 पैरेलल प्लेट्स ईच ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर। तो अब एरिया डबल किया जा रहा है। सो एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, दैट मीन्स 10 इंटू 10⁻² मीटर का स्क्वायर, दैट मीन्स 10 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मिलीमीटर। सो मिली अगेन प्रीफिक्स है, इसकी जगह पे 10⁻³ मीटर पुट कर दें। फ्रॉम ईच अदर इन वैक्यूम टू फॉर्म अ कैपेसिटर, व्हाट इज इट्स कैपेसिटेंस? सो कैपेसिटेंस है A ε0 बाय D। वैल्यूज पुट कीजिए, एरिया अब डबल है, बाकी तमाम वैल्यूज पहले MCQ वाली ही हैं, लेकिन जो एरिया है उसको डबल कर दिया गया है। सो ये हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, और डिस्टेंस 2 इंटू 10⁻³ मीटर है। सो अगर आपका पहले MCQ में जो आंसर है वो इतना आ रहा था 2.2125 इंटू 10⁻12 फैरेड, तो अब चूंकि एरिया डबल कर दिया आपने, इसलिए अब जो कैपेसिटेंस का आंसर होगा वो इससे डबल होगा। और डबल हम किस तरह से करते हैं? 0524.4 इंटू 10⁻12 फैरेड। और चूंकि ये तो तभी पॉसिबल है जब आपको इनिशियल कैपेसिटेंस पता है। अगर वो नहीं पता तो आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, ये आंसर आएगा, और आप इसको लिख लीजिए 4.425 इंटू 10⁻12 फैरेड की जगह पे पिको फैरेड।
दैट इज आवर ऑप्शन सी। आज का हमारा लास्ट MCQ है, 2 पैरेलल प्लेट्स ईच ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। सो एरिया पहले MCQ वाला है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 5 10⁻⁻2 मीटर का स्क्वायर, दैट मीन्स 5 into 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मिलीमीटर, और मिली प्रीफिक्स है, उसकी जगह पे आप -3 मीटर पुट करेंगे। टू फॉर्म अ कैपेसिटर, जर्मेनियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 16 is present between the plates. What is its capacitance? So capacitance का फार्मूला A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R by D बन जाएगा। अब बाकी तमाम वैल्यूज पहले MCQ वाली ही हैं। 5 into 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू नई वैल्यू 16 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, वो कितना है 2 into 10⁻⁻3 मीटर। कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए। 16 को छोड़ के बाकी टर्म का आंसर वही आएगा जो पहले MCQ का आया था, 2.2125 into 10⁻⁻12 फैरड मल्टीप्लाइड बाय 16। लेकिन ये भी आप तभी लिख सकते हैं जब आपको पहले MCQ का आंसर पता हो। नहीं पता तो आप इस पूरे टर्म को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर दीजिए। आंसर कितना होगा? आंसर होगा 35.4 into 10⁻⁻12 फैरड या फिर 35.4 पिको फैरड्स। सो इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। सो आज हमने वो फैक्टर्स डिस्कस किए जिनके ऊपर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड करती है। सो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस तरीके से एरिया और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करती है। फार्मूले में मीडियम डिपेंडेंस भी मौजूद है जो आज हमने डिस्कस नहीं की, क्योंकि इसके लिए अलहदा से एक टॉपिक मौजूद है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अंटिल देन, खुदा हाफिज़।